नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। सबसे पहले उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देहरादून से जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना। बड़ी खबर, दामी सरकार ला रही देवभूमि परिवार योजना। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है ये एक्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक्ट को आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। जो जानकारी फिलहाल आ रही है, बजट सत्र में सरकार पेश करेगी विधेयक। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले साल नवंबर में योजना को मंजूरी मिल गई थी और अब हरियाणा के तर्ज पर परिवार पहचान पत्र बनाने का लिया था फैसला। योजना को कानूनी रूप से लागू करने के लिए बनाया जा रहा है एक्ट। जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना। बड़ी खबर, दामी सरकार ला रही देवभूमि परिवार योजना। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शासन स्तर पर तैयार ये एक्ट जो है वो किया जा रहा है। जानकारी आपको दे दें, एक्ट को आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। ये बड़ी खबर, बजट सत्र में सरकार विधेयक पेश करेगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे। पिछले साल नवंबर में योजना को मंजूरी जो है वो दी गई थी। सरकार के तर्ज पर यह फैसला लिया गया था। अरुण सैनी संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हैं जानकारी के साथ। अरुण, जल्द देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना जो है वो लागू होने जा रही है। जी बिल्कुल, प्रदेश में नियोजन विभाग की ओर से जल्दी देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना जो है वो लागू की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर एक एक्ट तैयार जो है वो किया जा रहा है, जो आगामी कैबिनेट बैठक में जो है वो लाया जाएगा। इसके बाद मार्च में जो बजट सत्र होगा, उस बजट सत्र में इसे जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा और वहां पर जो है इसे पर चर्चा होगी और इसे पारित जो है वो या पास जो भी होगा वो किया जाएगा। पिछले साल भी नवंबर में जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी मिली थी और हरियाणा की तर्ज पर केंद्र और राज्य की जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय जो है वो लिया गया था और जिसको लेकर नियोजन विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ भी जो है बनाया था और इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया गया था। तो ऐसे में अब इसको लेकर तैयारी चल रही है और जो कैबिनेट होगी उसमें ये आएगा और इसके साथ ही विधानसभा का जो बजट सत्र होगा फरवरी लास्ट में या फिर मार्च के शुरू में, तो उस बजट सत्र में जो है इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद ये किस तरीके से इस पर चर्चा होती है, क्या होता है, वो सदन में होगी और उसके बाद इसे पारित किया जाता है या फिर आगे इसमें क्या रहता है, ये तमाम चीजें आगे देखने वाली होंगी। तो इस तरीके से इसको लेकर पूरी प्रक्रिया फिलहाल जो है वो चल रही है। बिल्कुल अरुण, इसका मकसद जाहिर तौर पर देवभूमि के हर परिवार को उनका जो सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, ये प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी आगे आने वाले वक्त में पहाड़ और पहाड़ की जो जनता है उसका विकास किस तरीके से हो, ये पूरा जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो परिवार देवभूमि योजना जो है, जिस तरीके से पहचान पत्र जो योजना है उसे लागू करने का मकसद सरकार का यही है कि जो सीधे तौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल सके और जो योजनाएं परियोजनाएं सरकार की चलती हैं उसकी जानकारी भी जो है वो लोगों को मिल सके। इसको लेकर के ही ये जो है पहचान पत्र जो योजना है वो प्रदेश में लागू करने की तैयारी में प्रदेश सरकार है। ऐसे में इसको लेकर आगे किस तरीके की और भी चीजें इसमें निकलकर सामने आती है कि आपको छोटा और तमाम चीजें भी देखने वाली हो। बने रहिए अरुण, आप हमारे साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। योजना को कानूनी रूप से लागू करने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में पहली बार शुरू किया गया श्रम बल सर्वे। रोजगार और बेरोजगारी आंकड़ों का सटीक आकलन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे जो है वो शुरू किया गया राज्य सरकार की ओर से। पहली बार ये सर्वे किया जा रहा है। सर्वेक्षण राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में संचालित होगा। सर्वे का उद्देश्य राज्य में श्रम बल, भागीदारी, बेरोजगारी दर का आकलन करना, रोजगार की वास्तविक स्थिति को परखना। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, उत्तराखंड में पहली बार श्रम बल सर्वे यहां पर शुरू किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, उत्तराखंड में पहली बार श्रम बल सर्वे जो है वो शुरू किया जा रहा है और ये सर्वे जो है वो अब शुरू जो है वो हो गया है। इसके साथ ही जिस सर्वे से क्या होगा कि जो प्रदेश में रोजगार है और जो बेरोजगारी के आंकड़ों का सटीक आकलन जो है वो किया जी। जा सकेगा। यानी कि प्रदेश में कितने प्रतिशत बेरोजगारी है, कितने बेरोजगार युवा है, बेरोजगारी की दर कितना है और इसी के साथ साथ ही बेरोजगारी दर के साथ साथ जो है रोजगार कितने लोगों को मिला है, कितना रोजगार का जो दर है वो कितना है, जो बेरोजगारी से कितने लोगों को जो है बाहर निकाला गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें इसमें निकलकर सामने आएगी और एक सटीक आकलन जो है इससे किया जा सकेगा। तो इसी के साथ ही जो ये सर्वेक्षण हो रहा है केंद्र सरकार के जो सांख्यिक कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय की जो सामाजिक आर्थिक इकाई है उसके माध्यम से सर्वे जो है वो संचालित किया जाएगा और इससे आने वाले समय में जो उत्तराखंड में जो है जिस तरीके से जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हो या फिर बेरोजगारी खत्म करने को लेकर के हो तो उसमें एक आकलन सटीक मिल पाएगा और इस हिसाब से फिर आगे उस पर कार्य भी हो पाएगा। केंद्र सरकार ने 2017 से आर्थिक श्रम बल सर्वे का संचालन क्या गई है। 2017 से लगातार जो है श्रम बल सर्वे जो है वो किए जा रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में। तो इसके तहत अब जो है राज्य सरकार की ओर से भी पहली बार जो है ये उत्तराखंड में जो सभी 13 जनपद है उन 13 जनपदों में सर्वे किया जा रहा है और सर्वेक्षण से जो ग्रामीण और नागरिक दोनों क्षेत्रों में ये संचालित होगा, चाहे वो जो है ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, सभी में सर्वे जो है किया जाएगा। इसी के साथ ही इस सर्वे में जो तमाम चीजें जो आकलन निकल कर आएगा उसके साथ ही फिर आगे उस पर योजना सरकार की तरफ से तैयार की जाएगी, योजना पर आगे जो है वो काम किया जाएगा। तो जो सर्वे होगा जो इसमें तमाम चीजें निकल कर आएंगी उसके आने वाले समय में प्रदेश में युवाओं को इसका लाभ भी मिलेगा। सीधे तौर पर युवाओं को रोजगार देने को लेकर के हो या बेरोजगारी कम करने को लेकर के, इसके साथ ही किस जो है बेरोजगारी है, किस जो युवा है उन्होंने किस सेक्टर में वो पढ़ाई की है या क्या किया है उसके हिसाब से उन्हें काफी क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। तो इससे आने वाले समय में कई चीजें आसान होगी और रोजगार देने में लोगों को युवाओं को एक आसान जिंदगी जो है वो सरकार को भी होगी और आगे इस पर काम करने का एक आसान तरीका जो है वो निकाला जा सकता है सर्वे के माध्यम से। तो इसी को देखते हुए सर्वे जो है प्रदेश में हो रहा है। बने रहिए अरुण सैनी, आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यहाँ पर बता रहे हैं। ये श्रम सर्वे जो है वो होने जा रहा है उत्तराखंड में, पहली बार श्रम बल सर्वे होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से। धामी सरकार का अपने मंत्रियों को बड़ा तोहफा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। धामी सरकार ने अपने मंत्रियों को एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया है। मंत्रियों के यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सरकार ने यात्रा भत्ते में इजाफा किया है, ये बड़ी खबर आ रही है। पहले मंत्रियों को 60,000 तक यात्रा भत्ता जो है वो मिला करता था, अब इसे बढ़ाकर 90,000 किया गया है। 30,000 रुपए प्रतिमाह का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अधिसूचना जारी की है, तुरंत प्रभाव से लागू किया गया। अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धामी सरकार ने अपने मंत्रियों को बड़ा तोहफा दिया। अरुण जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार ने मंत्रियों को जो है एक बड़ा तोहफा दिया है। जो यात्रा भत्ता मिलता था जो जिसमें कि मुख्यमंत्री समेत जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री है और जो उप मंत्री हैं उन्हें भारत में यात्रा करने के लिए प्रति माह जो है अधिकतम अब 90,000 का जो भत्ता है वो मिलेगा और इससे पहले जो है ये भत्ता जो मिलता था वो करीब 60,000 के लगभग जो है भत्ता यात्रा करने के लिए राज्य और जो राज्य के बाहर देश में ये भत्ता जो है वो मिलता था। तो ऐसे में अब इसे 30,000 की बढ़ोतरी इसमें की गई है। 30,000 रुपये जो है इसमें बढ़ाए गए हैं और इसे अब 90,000 जो है वो किया गया है। तो ऐसे में अभी ये भत्ता जो है बढ़ाया गया है और इसमें की जो यात्रा भत्ता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री यात्रा भत्ता नियमावली 1997 में संशोधन जो है वो किया गया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश की जो नियमावली 2026 के रूप में भी लागू जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये भत्ता बढ़ाया गया है, इसकी सीमा जो है बढ़ाई गई है और 2024 में भी सरकार ने विधायकों के वेतन में भी भत्ते की बढ़ोतरी की थी और अब जो है इसके बाद अब जो यात्रा भत्ता है उसकी बढ़ोतरी जो है वो की गई है। अब इसके बाद किस तरीके का रिएक्शन आता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आती है, ये तमाम चीजें देखने वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देहरादून नगर निगम ने शहर में ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन की शुरुआत की है। नगर निगम परिसर में मेयर सौरभ थपलियाल और साथ ही नगर आयुक्त नमामि बंसल ने इस मशीन का उद्घाटन किया। ये पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के निस्तारण और साथ ही रिसाइकलिंग को बढ़ावा देगी। बता दें आपको कि नगर निगम द्वारा ऐसी मशीनें शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाएगी। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैग्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके। उसी दिशा में ये कदम है। कितनी लगाई जाएंगी शहर में? अभी वर्तमान में इस मशीन के फीडबैक को देखते हुए आगे इसको बढ़ाए जाने की कार्य योजना है और विभिन्न स्थानों का चिन्हितकरण भी किया गया है। कितनी लागत आई है मैडम? इसको वर्तमान में लगाने में नगर निगम के द्वारा कुछ भी निवेश नहीं किया गया है। ये पीपीपी मोड में संबंधित फर्म के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। उधर हरिद्वार में आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने दिसंबर 2025 अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की और कानून व्यवस्था पर सख्ती के निर्देश दिए गए। बता दें कि गंभीर अपराध, हत्या, नार्कोटिक्स फॉरेंसिक सैंपलों की प्रगति जांची गई। साथ ही एसएसपी ने अपराध होने से पहले आपराधिक तत्वों को रोकने के आदेश दिए। उधर उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का मामला इन दिनों चर्चा में है। 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियों के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के इस फैसले का जहां एक वर्ग द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है, वहीं इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा। आगामी विश्व प्रसिद्ध चारधाम की यात्रा शुरुआत होने वाली, वहीं चारधाम की यात्रा से शुरुआत से पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से हम बात करते हैं, जहां एक नियम भी लागू किया गया कि गैर हिंदू का चार धाम में प्रवेश निषेध है। इसको लेकर के हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपने लिया है कि गैर हिंदू का चार धाम में प्रवेश वर्जित है, आखिर गैर हिंदू का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये व्यवस्था कोई नई व्यवस्था हमने नहीं की है, आदि शंकराचार्य कालखंड से चली आई और सभी इस तरह के जो पवित्र धाम होते हैं उन धामों की जो पवित्रता है, उसकी पौराणिकता है और सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के बारे में और जो हमारा संविधान क्या कहता है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो मैं संविधान की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि गैर हिंदू कौन है, हिंदू कौन है और मंदिरों की जो व्यवस्थाएं, ऐसे धामों की जो व्यवस्थाएं उनको किस प्रकार से संचालित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि उसका सब लोग अध्ययन कर लें ठीक प्रकार से। जिस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे, जहां तक इन पर प्रतिबंध की बात है, तो इन क्षेत्रों की परंपरा और जो पौराणिकता और जो पवित्रता है उसको बनाए रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए लंबे समय से जो है कि वहाँ के तीर्थयात्री, वहाँ के तीर्थ पुरोहित, वहाँ के जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग काम करने वाले इस क्षेत्र में हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, उन सबका ये होता है कि विशेष इन धामों पर जो है कि आने वाले, जैसे मैंने कहा कि इन 4 वर्षों में आप लगातार राज्य के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय ने लगातार जो है कि अतिक्रमण कर अवैध मजारों का निर्माण किया। ये अपना लैंड जिहाद के नाम से, चाहे वो थूक जिहाद हो, इस प्रकार से इस राज्य की फिजा बिगाड़ने का काम किया और उस पर हमारी सरकार ने सख्ती से कदम भी उठाया। उन सबको देखते हुए जो है कि इन क्षेत्रों पर प्रतिबंधित, गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित होना, ऐसा सब लोगों का और सभी जो तीर्थयात्री भी हैं, देश भर से आने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब ने इस बात को बोला है और आगामी आने वाली बोर्ड की बैठक में हम ये प्रस्ताव लेके जाने वाले हैं, जिसको हम सरकार की समझ। कुछ सिख भी जो जाते हैं चार धाम की यात्रा में, कुछ जैन बौद्ध जाते हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध किया जाएगा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप सभी की जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं वो संविधान, भारत के संविधान को पढ़ें कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25(2)(b) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है और हिंदुत्व की क्या परिभाषा है। उसमें सिख, हमारे बौद्ध
और हमारे जैन, ये तीनों हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं। ये स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है। शीतकालीन यात्रा जो अभी चल रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कितनी इससे प्रोत्साहन मिल रही है? शीतकालीन यात्रा में इस बार देखिए लगभग 30,000 से ज्यादा यात्रियों ने जो है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ जी में धाम में जो हमारी शीतकालीन गद्दी है, ओंकारेश्वर अपना नीचे गुप्त काशी में, और हमारी जो काली ऊखी मठ में हमारी जो शीतकालीन गद्दी है, और भगवान पांडुकेश्वर और जोशी मठ में जो बद्रीनाथ जी की शीतकालीन गद्दी है, काफी संख्या में तीर्थ यात्री राज्य के अंदर पहुंचे हैं। जो लोग क्योंकि एक लंबे समय से एक हो रहा है कि ये जो कपाट बंद हो गए हैं, उस कपाट बंद में क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण वहां पर जो है कि वो पूजा व्यवस्थाएं, भगवान के दर्शन जो है कि नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो सारी पूजाएं हम जो है कि शीतकालीन गद्दी जो हमारी बाबा केदार की जो ऊखी मठ में है, और हमारे भगवान बद्रीनारायण जी की जोशी मठ और पांडुकेश्वर में है, सभी तीर्थयात्री इसको, क्योंकि ये यात्राएं इस राज्य की और इस क्षेत्र की हमारी लाइफलाइन, हमारी आर्थिकी से भी जुड़ी हुई है। और जो लोग उस समय दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो लोग, क्योंकि पर्यटन और तीर्थाटन दोनों ही इस समय, क्योंकि पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप रहती है, बर्फबारी रहती है, तो काफी संख्या में जो है कि यात्रियों तक ये संदेश पहुंचने का और तीर्थयात्री पहुंचे। और लगातार मैं समझता हूँ कि शीतकालीन यात्रा अगले वर्ष और अभी जो वर्तमान में चल रही है, इसमें बढ़ोतरी होगी और लोग वहां पर पहुंचेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है कि आगामी जो चारधाम की यात्रा है, इसको लेकर किस प्रकार से प्रारूप तैयार किया जा रहा है? देखिए, चार धाम की यात्रा 2026 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। पहली बैठक आपने देखा है कि गढ़वाल कमिश्नर यात्रा के प्रभारी हैं, उन्होंने इसकी पहली बैठक ली है। उसमें सभी स्टेक होल्डर, सभी जिला प्रशासन, शासन, बद्री केदार मंदिर समिति, सारी तैयारियां, जो आगे किस तरह से हमारा रोड मैप रहेगा यात्रियों के लिए, रोड किस तरह से जो है कि हमारी जो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है कि पूरे राज्य सरकार से जो हमारी नोडल एजेंसी है, जो हमारी एजेंसी है, बहुत सारे स्टेक होल्डर इस पर काम करते हैं, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो जिम्मेदारी है, बेसिक रूप से जो हमारा मुख्य कार्य है, वो हमारा कार्य है कि तीर्थयात्रियों को उनको सुगम, सरल और व्यवस्थित तरीके से उनको दर्शन कराना, और उन मंदिरों में पूजा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ठीक प्रकार से किस तरह से हो, और उन मंदिरों की देखभाल, उन मंदिरों का जो रख रखाव है उसको ठीक प्रकार से करना, और यात्रियों को सबको सुलभ दर्शन कराना, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उसको लेकर हम रोड मैप पर काम। तो हमारे साथ थे बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार जो है नियम लागू किया गया है, कोई नया नियम नहीं है, बल्कि इससे पहले भी चारधाम में इस प्रकार के नियम थे। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कि गैर हिंदू शब्द पर, तो आपको बताना चाहते हैं कि हिंदू, उसके बाद जैन, सिख और बौद्ध, ये हिंदू में आते हैं, मतलब ये हिंदू की एक शाखा है, इसलिए उनके प्रवेश पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई गई है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी वो आपको बता दें। हरिद्वार लक्सर स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क का किनारे खड़े खराब ट्रक से जा भिड़ी ऑटो कार। घना कोहरा सड़क हादसे की वजह बना है। तेज रफ्तार और कम दृष्टता के चलते हादसा हुआ है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में वाहन चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्घटना में वाहन चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर, घायलों को तत्काल नजदीकी निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। तो खराब पड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी एक कार और यह हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से ये ट्रक जो है वो नहीं दिख पाया। तो कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना में वाहन चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। उन्हें चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उधर खटीमा के निजी विद्यालय पर अभिभावकों ने एडवांस फीस न देने पर छात्रों को इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा में बैठने से रोकने का आरोप लगाया है, जिसके बाद नाराज अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले का अब संज्ञान में ले लिया गया है। अधिकारी ने प्रिंसिपल को तलब कर समक्ष वार्ता है कर जांच के निर्देश दिए हैं। फीस के नाम पर शोषण न होने देने का आश्वासन दिया है।
जी, अभी पेरेंट्स के द्वारा अवगत कराया गया था कि शायद जो विद्यालय जिसमें उनका बच्चा अध्ययन रहता है उनके कार्यालय के द्वारा पेरेंट्स को फीस देने के लिए कहा गया था। जैसे कि पेरेंट्स और उनके बच्चे को थोड़ा बुरा लगा कि बच्चे को क्यों कहा गया है फीस देने के लिए, और ये भी शायद उन्होंने शिकायत किया था कि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम को रोक दिया जाएगा। लेकिन अभी पेरेंट्स को बुला करके और वहाँ के प्रिंसिपल को बुला करके वार्ता कर ली गई है। प्रिंसिपल ने जो भी शिकायत है पेरेंट्स की उसका निस्तारण करने के लिए आश्वासन दिया है और किसी भी छात्र के साथ में किसी भी तरीके का अरुचिपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये भी आश्वासन दिया गया है। सराफ पब्लिक स्कूल से लगातार अभिभावकों को फोन आ रहा है कि एडवांस फीस जमा कराने के लिए, जबकि ओवर एडवांस फीस पेरेंट्सों द्वारा जमा कराई गई है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल में बच्चों को न बैठने की धमकी दी जा रही है। तो उसके लिए हम अपने खंड शिक्षाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे स्कूल के प्रधानाचार्य और जो लोग ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं बच्चों के साथ में, जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग खंड शिक्षाधिकारी से आज मिलने के लिए आए हैं, ज्ञापन दिया है। आज हमारा शिष्टमंडल उनसे मिला है और अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग इसको आंदोलन को करेंगे। देखिए, मैं भी एक अभिभावक हूँ और पिछले काफ़ी समय से कई बातें आती हैं कि सराफ पब्लिक स्कूल में जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है उनको ज़बरदस्ती उनको टॉर्चर करा जाता है, उनको मैसेज भेजकर उनको ट्रेनिंग करा जाता है, जबकि अधिकांश जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं समय से फीस जमा करते हैं। अब अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई है। प्रैक्टिकल देने के लिए बच्चे को कहा गया कि अगर आपकी फीस जमा नहीं होगी तो आपको शायद प्रैक्टिकल देने से मना करा जा सकता है। हम नहीं जानते कि उस बच्चे को रोका गया या नहीं रोका गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करा गया और मानसिक रूप से उसका उत्पीड़न करा गया कि आपका प्रैक्टिकल आज है, आपकी फीस का इतना अंश बचा हुआ है, ये आप जमा करवाएं। जबकि उनके अभिभावकों को भी इस तरह की सूचना पहले दी जा चुकी थी। और जितनी मुझे जानकारी है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को प्रैक्टिकल देने से रोक सकता हो या फीस समय से ना जमा करने के लिए उसका उत्पीड़न कर सकता हो। और मैं साथ साथ एक चीज़ और कहूँगा, यदि किसी बच्चे की फीस समय से जमा नहीं होती है तो आज खंड शिक्षा अधिकारी माध्यम से हमने ये बात भी करी कि समय से फीस ना जमा होने पर क्या उस बच्चे के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। उन बच्चों को, जो उन अभिभावकों को जो फीस जमा कर रहे हैं, कभी 2-4 दिन लेट हो जाते हैं तो उनको अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। ऐसा भी कोई नियम है, तो इस पर भी संज्ञान लेते हुए आज हमने खंड शिक्षा अधिकारी से बात करी। और निश्चित रूप से यदि ये चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं सुधारी गई तो जो स्कूल इस तरीके की हरकत करेंगे, हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग के साथ साथ एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।